नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 14 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। इससे पहले कि हम डिस्कशन स्टार्ट करें, आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। इतनी सारी शुभकामनाएं कि आप अभी से सरकार को बोल दो कि भाई आज तो हम बिना पटाखों के मैनेज कर लेंगे, लेकिन सिलेक्शन के बाद ज़रूर पटाखे बजाएंगे। इतनी आप अपनी जो हवा है वो ठीक कर लो। तो डिस्कशन में देखो, आज हिंदू में तो एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक दूसरा आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ का। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया और कनाडा रिलेशंस के बारे में है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। राजीव भाटिया जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है और ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंटेस्ट की। क्या कंटेस्ट है? 17 नवंबर को इंडिया कनाडा ट्रैक 1.5 डायलॉग का तीसरा राउंड आयोजित होगा। आप एक बात बताइए, ट्रैक 1.5 डायलॉग का क्या मतलब है? देखो, ये एक प्रकार की डिप्लोमेसी है। जब दो देशों के बीच ट्रैक 1 डायलॉग आयोजित होता है, इसका मतलब उस डायलॉग में दोनों देशों के ऑफिशियल्स पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर दो देशों के बीच ट्रैक 2 डायलॉग आयोजित होता है तो इसका मतलब दो देशों की तरफ से सिविल सोसाइटी के लोग, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स, एनजीओज की तरफ से पार्टिसिपेशन होता है और विभिन्न मुद्दों पर जिन पर कोऑपरेशन इंक्रीज किया जा सकता है उन पर चर्चा होती है। तो क्वेश्चन ये उठता है, ट्रैक 1 तो हमने डिस्कस कर लिया, 2 भी डिस्कस कर लिया, तो ट्रैक 1.5 डायलॉग क्या होता है? देखो, जब ट्रैक 1.5 डायलॉग आयोजित होता है ना दो देशों के बीच, तो उस डायलॉग में ना सिर्फ दो देशों के ऑफिशियल्स यानी सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स, बल्कि सिविल सोसाइटी के लोग, प्रोफेसर्स, एनजीओ के लोग, ये सब भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो मतलब दोनों तरह के लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी भी होते हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी होते हैं, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स भी होते हैं, थिंक टैंक के लोग भी होते हैं। ये मतलब है ट्रैक 1.5 डायलॉग का। तो 17 नवंबर को ये डायलॉग आयोजित होगा इंडिया और कनाडा के बीच और ये तीसरा राउंड का डायलॉग होगा। ट्रैक 1.5 डायलॉग के 2 राउंड्स ऑलरेडी घटित हो चुके हैं और ये तीसरा राउंड होगा। इस डायलॉग में दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स हिस्सा लेंगे। इसके अलावा दोनों देशों की तरफ से स्कॉलर्स, एक्सपर्ट्स ये भी हिस्सा लेंगे। डिस्कशन होगी कैसे पोस्ट कोविड वर्ल्ड में दोनों देश आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं, खास करके डिजिटल कोऑपरेशन। जैसे देखो, फिनटेक, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो फाइनेंशियल वर्ल्ड को और ज़्यादा इजी बनाती हैं, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इवन इंडो पैसिफिक रीजन में भी अब विभिन्न देश चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई के लिए, यानी सप्लाई चेन्स जो है इंडो पैसिफिक रीजन में वो रीस्ट्रक्चर हो रही हैं। तो इसलिए भी इंडिया और कनाडा रिलेशंस को मजबूत बनाने की एक अपॉर्चुनिटी है दोनों देशों के पास। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है कि ट्रैक 1.5 डायलॉग का जो पहला राउंड था ना, उसमें तो कुछ खास नहीं हुआ। रियल चेंज आया दूसरे एडिशन से, दूसरे राउंड से। ऐसा क्यों? देखो, अभी कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। इनका जो पहला कार्यकाल था ना, इस दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री खालिस्तान के इशू को लेके ज़्यादा सीरियस नहीं थे। इंडिया बहुत सेंसिटिव है खालिस्तान के इशू को लेके, पास्ट में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो चुका है। अब आप एक बात बताइए, कनाडा के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आते हैं और उनके साथ जो दल आता है उसमें ऐसे भी पर्सन्स हैं जो खालिस्तान के इशू को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जो खालिस्तान की मांग करते हैं। तो बताइए इंडिया को कैसे लगेगा? इंडिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। और वैसा ही हुआ था 2018 में, जब कनाडा के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए थे। वो यात्रा बहुत ज़्यादा डिजास्टर साबित हुई थी। डिजास्टर कैसे? जैसे जब देखो, कोई भी देश का प्रीमियर भारत की यात्रा पर आता है तो प्रधानमंत्री मोदी जोर शोर से स्वागत करते हैं, ट्वीट करते हैं, जोर शोर से मिलते हैं, लेकिन उस विजिट पर सरकार की तरफ से जस्टिन ट्रूडो को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया था। हमने आर्टिकल्स भी उस समय डिस्कस किए थे। वो विजिट पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई थी कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत में। तो 2019 में फिर से इलेक्शंस कंडक्ट हुए कनाडा में और प्रधानमंत्री हालांकि फिर से यही बने जस्टिन ट्रूडो, लेकिन इस बार इनके पास जो सीट्स
हैं पार्लियामेंट में वो पहले की अपेक्षाकृत कम हैं। तो दूसरे कार्यकाल में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और कनाडा की सरकार अब इंडिया की सेंसिटिविटी को समझने लगी है। कनाडा के प्रधानमंत्री अब इस बात को समझ गए हैं कि कुछ लोगों के कारण जो खालिस्तान के इशू को प्रमोट करते हैं, इस वजह से इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं खराब हो रहे हैं। तो अब जो कांटा था इंडिया कनाडा रिलेशंस में वो निकल चुका है और रिलेशंस धीरे धीरे फिर से इंप्रूव होने लगे हैं। जैसे देखो, कनाडा की सरकार ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी कि इंडिया की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देखो कोविड के बाद रिश्ते इसलिए भी मजबूत हुए क्योंकि चाइना और कनाडा के रिलेशंस में अभी फिलहाल काफ़ी खटास है। क्यों? क्योंकि यूएसए के कहने पर कनाडा में हुवेई की जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद चाइना ने कनाडा के 2 डिप्लोमेट्स को अरेस्ट कर लिया। तो काफ़ी डिप्लोमेटिक टेंशंस क्रिएट हो गई चाइना और कनाडा के बीच। कनाडा में जो पब्लिक ओपिनियन है पूरी तरह से चाइना के अगेंस्ट है, जबकि कनाडा को इस बात को लेकर भी सिंपैथी है कि कैसे बॉर्डर पर चाइना के साथ इंडिया की टेंशंस हैं। तो इस एस्पेक्ट ने भी इंडिया और कनाडा के रिलेशंस को मजबूत बनाने का काम किया। इसके अलावा देखो, इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना की एग्रेसिवनेस है या फिर क्वाड का मजबूत होना है, इवन फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी ये भी इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिव रोल प्ले करना चाहते हैं। तो कनाडा को लगता है हम क्यों पीछे रहें। कनाडा भी इंडो पैसिफिक रीजन में एक्टिव रोल प्ले करना चाहता है, जबकि आपको पता है इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया ऑलरेडी एक मजबूत प्लेयर है। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जिसकी वजह से रिलेशंस मजबूत हो रहे हैं इंडिया और कनाडा के बीच में। अब देखो, कुछ ट्रेड संबंधित एस्पेक्ट पर चर्चा की जाती है। कहा जाता है ये जो ट्रैक 1.5 डायलॉग का तीसरा राउंड आयोजित होगा 17 नवंबर को, इसमें ट्रेड पर भी काफ़ी डिस्कशन होगी। अभी देखो, ट्रेड रिलेशंस भी अच्छे खासे हैं इंडिया और कनाडा के बीच। 2019 में मर्चेंडाइज ट्रेड था 10 बिलियन कनाडियन डॉलर्स का। ये कनाडियन डॉलर है, सी डॉलर। और कनाडा की तरफ से इंडिया में टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो है 55 कनाडियन डॉलर्स। इवन देखो, 8 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था वर्चुअली, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया था कि इंडिया में मैच्योर कैनेडियन इन्वेस्टर्स काफ़ी लंबे समय से हैं और उनको विश्वास दिलाया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उनको कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। खास करके डिजिटल डोमेन में काफ़ी कोऑपरेशन की संभावना है क्योंकि कनाडा के पास एक्सपर्टीज है। कनाडा ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन, कैपिटल रिसोर्सेज। और इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत है। स्किल पावर इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा है। डिजिटल पेमेंट्स के क्षेत्र में भी इंडिया में काफ़ी बड़ी मार्केट है। नेक्स्ट बात की जाती है डायस्पोरा की। इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं लगातार बड़ी संख्या में कनाडा में एजुकेशन हासिल करते जा रहे हैं और इंडिया के स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी खर्च करते हैं। इससे कनाडा की इकोनॉमी भी मजबूत होती है। पिछले साल देखो, कनाडा ने 3,30,000 नए इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया था, जिसमें से 1/4 यानी 85,000 तो इंडिया से ही हैं। इंडिया का जो डायस्पोरा है कनाडा में वो है 16 लाख का। 16 लाख भारतीय मूल के लोग कनाडा में रहते हैं, जो कि कनाडा की टोटल पॉपुलेशन का 4% के आसपास है। और अब इंडियन डायस्पोरा कनाडा की पॉलिटिक्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। तो लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, वैसे तो देखो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इंडिया और कनाडा के बीच, लेकिन जो कॉमन इंटरेस्ट हैं और कॉमन वैल्यूज़ हैं वो इंडिया और कनाडा के बीच रिश्तों को मजबूत बनाने की दिशा में सहयोगी साबित हो रही हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और कनाडा रिलेशंस के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंक्लूसिव ग्रोथ 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक इंक्लूसिव और दूसरा ग्रोथ। देखो, ग्रोथ का मतलब ये है जब कोई चीज़ साइज में, क्वांटिटी में या फिर अमाउंट में बढ़ती है तो आप कह सकते हो उस चीज़ की ग्रोथ हुई है। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी के संदर्भ में ग्रोथ का इस्तेमाल किया जाता है जब किसी देश की इकोनॉमी का साइज बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल हमारे देश में 4 कारें प्रोड्यूस हो रही थी और इस साल 10 कारें प्रोड्यूस हो रही हैं। मतलब अगर बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट रखें तो हमारे देश की इकोनॉमी का साइज जो है वो बड़ा है। मतलब हमारा देश
कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पॉजिटिव है। तो ये तो हमने मतलब जाना ग्रोथ का। अब इंक्लूसिव का क्या मतलब होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी, मतलब सबको साथ लेकर चलना। ऐसी ग्रोथ है जो सबको साथ लेकर चले, जिसका फायदा सबको हो। तो इंक्लूसिव ग्रोथ देखो ये इंश्योर करती है समाज के सभी सेक्शंस, खास करके वल्नरेबल सेक्शंस, डिसेबल्ड, माइनॉरिटीज, वुमेन, चाइल्ड, सबको ग्रोथ का फायदा हो, सभी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस कर सकें, ताकि वो मीनिंगफुल और सस्टेनेबल तरीके से अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकें। ये सिंपल डेफिनेशन है इंक्लूसिव ग्रोथ की। और वैसे टेक्निकल डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो इंक्लूसिव ग्रोथ देखो ऐसी ग्रोथ होती है जिसमें सोसाइटी के सभी सेक्शंस का पार्टिसिपेशन हो। देखो एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ आउटकम की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ग्रोथ के बेनिफिट सबको हों। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब यह भी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में या फिर ग्रोथ में जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वो पार्टिसिपेंट भी हों, मतलब उन्होंने अपनी भूमिका निभाई हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको फायदा मिला हो, फायदा मिलना अलग चीज है, जबकि ग्रोथ जो आई है उसमें आपका योगदान है, ये अलग चीज है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ में हम ना सिर्फ ये इंश्योर नहीं करते कि ग्रोथ का बेनिफिट सबको हो, हम ये भी इंश्योर करते हैं कि समाज के सभी सेक्शंस पार्टिसिपेंट भी हों इकोनॉमिक ग्रोथ में, मतलब ग्रोथ में उनका योगदान भी हो और ग्रोथ से उनको फायदा भी हो। आगे कुछ और बातें। इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो पर कैपिटा इनकम में डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करती है। अब डिस्पैरिटीज देखो पर कैपिटा इनकम में किसी के बीच में हो सकती है। आईटी सेक्टर में ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना मुनाफा नहीं होता, तो यहाँ पर डिस्पैरिटीज़ को कम करने की आवश्यकता है। डिफरेंट सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स की इनकम में काफ़ी डिस्पैरिटीज़ मिलती हैं, उसको एड्रेस करने की आवश्यकता होती है, जो कि इंक्लूसिव ग्रोथ करती है। इंक्लूसिव ग्रोथ रूरल और अर्बन एरियाज़ में जो डिस्पैरिटीज़ होती हैं सुविधाओं की, उसे एड्रेस करने की कोशिश करती है। और कल परसों हमने डिस्कस किया था महिलाओं को जो पे है पुरुषों की अपेक्षाकृत कम मिलती है, तो इस चीज़ को भी रिड्यूस करने का काम करती है इंक्लूसिव ग्रोथ। अब नेक्स्ट हम इंक्लूसिव ग्रोथ के कुछ फीचर्स की बात करते हैं। देखो जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर सकेंगे ना। अगर किसी देश की इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही है फिर तो बात करने का मतलब बनता ही नहीं कि आपकी ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। भैया ग्रोथ होगी तभी तो हम उसे इंक्लूसिव बना सकेंगे। तो इंक्लूसिव ग्रोथ की जब भी हम बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का तो होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी ग्रोथ इंक्लूसिव तब होगी अगर उसमें गरीब लोग या फिर वल्नरेबल सेक्शंस के लोग जैसे माइनॉरिटीज, दलित्स, डिसेबल्ड, वुमेन या फिर वो रीजन्स जो अभी तक डेवलपमेंट नहीं कर सके हैं वहाँ के लोग, ये सब पार्टनर्स होते हैं ग्रोथ में, तब ग्रोथ जो है इंक्लूसिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ देखो इंक्लूसिव तब होगी जो एक्सक्लूडेड सेक्शंस हैं, डिसएडवांटेज सेक्शंस, उन्हें जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं ग्रोथ में, अगर उनको एड्रेस कर दिया जाता है, उनकी लिमिटेशंस को, उनके कंस्ट्रेंट्स को, जिसकी वजह से वो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं या फिर अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, उन कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस अगर कर दिया जाता है तो वो ग्रोथ इंक्लूसिव होगी। नेक्स्ट पॉइंट, वो लोग जो अभी तक इंक्लूसिव ग्रोथ की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है इंक्लूसिव ग्रोथ के द्वारा, ताकि वो भी ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकें और उन्हें भी ग्रोथ का फायदा हो। नेक्स्ट फीचर ये है इंक्लूसिव ग्रोथ का, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होती है। इंक्लूसिव ग्रोथ जब आती है किसी देश में तो पॉवर्टी खत्म होती है और समाज के सभी वर्गों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक सर्विसेज जैसे हेल्थ और एजुकेशन की एक्सेस मिलती है। और जब हम एक्सेस की बात करते हैं तब हम सिर्फ ना सिर्फ हम तब क्वांटिटी की बात करते हैं बल्कि क्वालिटी की बात भी करते हैं। जैसे देखो अभी सरकारी स्कूलों में बच्चों का जो इनरोलमेंट रेशियो है वो तो बड़ा है, लेकिन जैसी क्वालिटी की एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स में मिलती है उस क्वालिटी की एजुकेशन अभी भी सरकारी स्कूलों में नहीं मिलती है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ तब इंश्योर होगी जब समाज के सभी वर्गों को बेसिक सर्विसेज मिलेगी और क्वालिटी वाली बेसिक सर्विसेज मिलेंगी। अब आगे देखो कुछ कंपोनेंट्स हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन,
एलिमिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल इनइक्वालिटीज और एलिमिनेशन ऑफ वर्टिकल इनइक्वालिटीज। आप डिफरेंस बताइए, हॉरिजेंटल इनइक्वालिटीज और वर्टिकल इनइक्वालिटीज दोनों के बीच क्या डिफरेंस है? देखो, वर्टिकल इनइक्वालिटी का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से है, जबकि हॉरिजेंटल इनइक्वालिटी का मतलब है सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका लाभ सभी वर्गों को मिले। ऐसा नहीं, मान लीजिए 2 पर्सन है, सेम कंडीशन में है, एक पर्सन को उसका फ़ायदा मिले और दूसरे पर्सन को उसका फ़ायदा ना मिले। मतलब सरकार जो भी कार्य करती है उसका फ़ायदा सभी वल्नरेबल सेक्शंस को मिले, यहाँ पर कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये है हॉरिजेंटल इनइक्वालिटी। और वर्टिकल इनइक्वालिटी का मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गए हैं, उनके पास देश की सारी वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है और बाकी ज़्यादातर जो लोग हैं वो गरीब हैं। ये वर्टिकल इनइक्वालिटी का एग्जाम्पल है। उसके बाद नेक्स्ट है पब्लिक रिसोर्सेज और इंस्टीट्यूशंस की एक्सेस हो समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए। तो ये हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए इंक्लूसिव ग्रोथ के। वैसे देखो कुछ और भी कंपोनेंट्स हैं। देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात 11वें 5 ईयर प्लान से ज़्यादा पहले नहीं की जाती थी। मतलब 11th 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली यानी साफ साफ इंक्लूसिव ग्रोथ पर फोकस करना स्टार्ट किया और ये कुछ कंपोनेंट्स बताए गए थे 11th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित। पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, स्किल बिल्डिंग, गुड गवर्नेंस, वुमेन एम्पावरमेंट। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी कंपोनेंट्स भी हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट, रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटीज। मतलब ऐसा नहीं देश का कोई रीजन ज़्यादा डेवलप हो गया हो और कहीं पर डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा कमी हो, अंडर डेवलप हो। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये सारे सेकेंडरी कंपोनेंट्स हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के। इनको आप फोल्डर मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर। इस बार देखो 2019 के पेपर में यूपीएससी ने इंक्लूसिव ग्रोथ को लिंक किया था सस्टेनेबिलिटी के साथ में। तो हमें लिंक करना था उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के कंसेप्ट से। इसके अलावा देखो हमें आंसर में सर्कुलर इकोनॉमी या फिर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, उन सब चीज़ों पर भी फोकस करना था। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आएगा, यूपीएससी यूँ नहीं पूछेगी व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं लेकिन संभावना काफ़ी कम है। जब नया नया सिलेबस आया था 2013 के आसपास तब इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। आज के समय में थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, लिंक किया जाता है चीज़ों को दूसरी चीज़ों के साथ। मतलब सिलेबस में कोई टॉपिक होगा उसको किसी दूसरी चीज़ से लिंक कर दिया जाएगा ताकि आपकी नॉलेज की एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ रट के आए हों और आपने आंसर लिख दिया, आप वहाँ पर सोच के आप वो एज्यूम कर लेते हैं बेसिक चीज़ें तो आप पढ़ के आए हो और आप लिंक कर सकते हो, इस प्रकार का आंसर आपको देना होता है। खैर देखो कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो यूटोपिया है। मतलब कुछ ना कुछ डिस्पैरिटीज़ तो सोसाइटी में रहेंगी ही और उन डिस्पैरिटीज़ को पूर्णतया ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इंक्लूसिव ग्रोथ का ये जो पूरा कंसेप्ट है ये यूटोपिया है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं एक क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछता हूँ, अगर समाज में इंक्लूसिव ग्रोथ ना हो तो इसका क्या नुकसान होगा? मतलब हम बार बार बात करते हैं कि ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। अगर ग्रोथ इंक्लूसिव ना हो तो इसका नुकसान क्या होगा? इसके नुकसान देखो बहुत सारे होंगे। अगर देखो कुछ लोग ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ग्रोथ का फ़ायदा उन्हें नहीं होगा तो वो गरीब रह जाएंगे और गरीब अगर वो रह जाएंगे इनइक्वालिटी बढ़ेगी, कुछ लोग क्राइम के रास्ते पर चल पड़ेंगे, समाज में क्राइम बढ़ेंगे और सोशल फैब्रिक जो है वो बिगड़ेगा और ऐसी सिचुएशन में ग्रोथ जो है वो बाधित होगी। मतलब देखो सोशल फैब्रिक बिगड़ा हुआ होगा, समाज में क्राइम काफ़ी ज़्यादा होंगे। क्या ऐसी सिचुएशन में कोई हमारे देश में इन्वेस्ट करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। दूसरा देखो एथिकल भी तो है, ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। मतलब कुछ लोगों को ग्रोथ का फ़ायदा हो, कुछ लोगों का ना हो, ये तो इनएथिकल हो जाएगा ना।
और अगर ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी तो महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होगा, डिसेबल्ड को समाज में उचित स्थान नहीं मिलेगा, चाइल्ड लेबर बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा, मतलब ये सब चीज़ें होंगी अगर ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी। तो ग्रोथ का इंक्लूसिव होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इंक्लूसिव ग्रोथ के ड्राइवर कौन कौन से हैं? ये ड्राइवर हैं, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूसिव ग्रोथ में मददगार साबित हो सकती हैं। लीडरशिप विजनरी होनी चाहिए, क्योंकि देखो इंक्लूसिव ग्रोथ आप एक रात में इंश्योर नहीं कर सकते। समाज में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं, क्या आप उनको एक रात में दूर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और इसके लिए ऐसी लीडरशिप चाहिए जिनके पास विजन हो, जो शॉर्ट टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए ना चले कि हाँ हमें इलेक्शन जीतना है, लॉन्ग टर्म गोल्स को ध्यान में रखते हुए चले। नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिडारिटी इन फेस ऑफ क्राइसिस। देखो ग्रोथ की जर्नी में काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, क्राइसिस आते हैं, और उन क्राइसिस में अगर देश एकजुट होता है तो हम ज़्यादा आसानी से इंक्लूसिव ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंसर्न अबाउट पेस ऑफ ग्रोथ। ये काइंड ऑफ वही पॉइंट है, ग्रोथ होनी चाहिए तभी हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर सकते हैं। अब देखो देश की इकोनॉमी 2% से आगे बढ़ेगी, 3% से आगे बढ़ेगी, तो क्या इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात करेंगे? जब 8%, 10% हमारी ग्रोथ रेट होगी तभी तो हम इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सोच सकेंगे ना, वहां पर हम हमारी एनर्जी इन्वेस्ट कर सकेंगे। नेक्स्ट, डेटा जो है उसकी शेयरिंग होनी चाहिए। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस होना चाहिए देश का, तब वो ज़्यादा आसानी से इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर कर सकता है। कम्युनिटी एक्टिविज्म यानी सिविल सोसाइटी एक्टिव होनी चाहिए ताकि सरकार को प्रेशराइज किया जा सके इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस करने के लिए, और सरकार फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी ध्यान रखे, मतलब फिजिकल डेफिसिट ज़्यादा ना बढ़ पाए, और मतलब वो सारे फैक्टर्स, वो सारे इंडिकेटर्स जिससे किसी भी देश की इकोनॉमिक सिचुएशन स्टेबल होती है, उन सब पर सरकार के द्वारा फोकस किया जाए, तब जाके इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में सोचा जा सकता है। अगर इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है तो फिर इस प्रकार के जो कंसेप्ट हैं वो थोड़ा पीछे छूट जाते हैं। ये हमने इंक्लूसिव ग्रोथ की ड्राइवर्स या फिर स्ट्रेटजीज के बारे में बात की। अब आप मुझे ये बताइए, इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करने में चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं? चैलेंजेस देखो सिंपल आते हैं, मतलब हर एक डायमेंशन में जो कमियां हैं उनके बारे में आप लिख सकते हो। करप्शन आज भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा है, रेड टेपिज्म ज़्यादा है, सोसाइटी में पैट्रियार्की, कास्टिज्म, ये सब जो चीज़ें हैं वो पीछे ले जा रही हैं। इनकी वजह से सभी लोगों को ग्रोथ का फ़ायदा नहीं मिल पाता, और महिलाओं का एम्पावरमेंट जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हो पा रहा। आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल आज भी पेंडिंग है, एजुकेशन सेक्टर की हालत अच्छी नहीं है, हेल्थ में सरकार अभी भी जीडीपी का 2.5% खर्च नहीं कर पा रही है, स्किल्स को लेके बड़े बड़े प्रोग्राम तो चलाए गए हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी पुअर है, और बहुत लोगों ने स्किल्स तो प्राप्त की फिर भी उनकी जॉब नहीं लग पा रही है, ग्रोथ जो है वो जॉबलेस है। इस प्रकार के बहुत सारे चैलेंजेस आप लिख सकते हो जो अभी आड़े आ रही हैं इंक्लूसिव ग्रोथ के, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ इंश्योर करने में बाधा है। तो इस प्रकार से हमने इंक्लूसिव ग्रोथ का आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।